बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र, बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। ये हिंदुस्तान बहुत देर तक जो है वो डिसबैलेंस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको बैलेंस करना आता है। हमारे लोग सादा पहनते थे, सादा खाते थे, सादा जीते थे, मगर विचार बहुत ऊंचे रखते थे। वो हमारे विचार कहाँ गए? इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। ज़माना है ज़माने की निगाहों में ना आने का। हमारे नई जनरेशन को मैं बार बार आमादा करता हूँ कि तुम खड़े हो इस काम के लिए कि हमारे पास चरित्र निर्माण का सिलसिला एक बड़े पैमाने पर चलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा हिंदुस्तान बनना चाहते हैं तो हमारे विचार, बड़े विचार जो है हमारे कर्म का हिस्सा हो, जुबान का हिस्सा ना हो। हम कर्मों के हिसाब से अपने उन सारे मूल्यों को जिए, मौलिकताओं को जिए, तब मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद होने का हक अदा कर पाएंगे। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। कल देश आज़ादी की 76वीं सालगिरह मनाएगा। उससे पहले आज हम अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के साथ उनके घर पर हैं। आपने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बहुत ही संजीदगी के साथ अपनी शायरी में बयां किया है और देश की जो रूह है, जो आत्मा है, उसको भी शिद्दत के साथ जिया है। सबसे पहले हम उससे जो कल के लिए उनका मैसेज है उस पर बात करेंगे और फिर शायरी पर आएंगे। वसीम साहब, कल एक बड़ा दिन है इस देश के लिए। अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा त्यौहार भी कह सकते हैं और एक ऐसा दिन जो बहुत ही कुर्बानियों के बाद मिला है। हकीकत यह है कि बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और क्या क्या किस किस तरह से जद्दोजहद हुई, किस किस तरीके से जंग आज़ादी लड़ी गई। और शायद दुनिया की तारीख़ का ये पहला वाक़या है कि किसी मुल्क को आज़ादी बग़ैर मैदान जंग जीते हुए मिली हो। आम तरीके से होता यह है कि लोग जंगें होती हैं, उनके नतीजे निकलते हैं, कोई फातह होता है, कोई मफ्तूह होता है उसके अंदर। लेकिन हिंदुस्तान की ये अजीबोगरीब जंग थी जो अहिंसा के हथियार से लड़ी गई और एक ऐसी ताकत जिसके अहद में सूरज गुरूब नहीं होता था, वो इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो गई। तो ये एक ऐसा तारीख़ी कारनामा है जो सदियों याद किया जाएगा और कई मुल्क, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने इससे प्रेरणा ली है, इससे सबक लिया है। ऐसे लीडर पैदा हुए हैं, मार्टिन लूथर हों या मंडेला हों, इस तरह के तमाम दुनिया में लीडर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने गांधी जी के उसूलों को सामने रखकर ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में वो कामयाबियाँ हासिल की जो दुनिया के लिए मिसाल बनी। तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दिन आया। इस पर जितनी भी खुशी मनाई जाए, जितना भी इस पर फ़ख्र किया जाए, कम है। आपने फरमाया कि इस दिन जहाँ इसको मनाने के लिए हमारा रुआं रुआं, मतलब ये है कि उन बलिदानियों के लिए दुआ करता है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और उसके नतीजे में ये मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन साथ ही साथ जब ग़ुलामी से हम आज़ादी की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो जहाँ खुशी का मौका है वहीं पर ज़िम्मेदारियों को भी याद करने का एक सवाल पैदा होता है। और इस मुल्क के सामने 1947 के बाद बेपनाह चैलेंजेस थे, बहुत सी चुनौतियाँ थीं, लेकिन एक लंबे अरसे में उन चुनौतियों से लोग जूझते रहे और हिंदुस्तान को बनाने की तरफ कदम बढ़ाते रहे। और आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक बड़े मुल्क की हैसियत से जाना जाता है, एक ऐसे मुल्क की हैसियत से जाना जाता है जिसकी हर बड़े फ़ैसले में दुनियावी सतह पर ज़रूरत पड़ती है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सफ़र है और ये सफ़र जारी रहेगा। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि पैदा तो ग़ुलामी के दौर में हुए थे, लेकिन आँख खोली तो चंद ही साल के बाद ये खुशी हमें मैसर आई। लेकिन हमारे पता नहीं कि बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो इसका ख्वाब देखते देखते चले गए और उनको वो ख्वाब की ताबीर नहीं मिल सकी। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ली, आज़ादी के माहौल में आँख खोली। और ये किसी भी शख्स के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि वो कौम आज़ाद हो, अपनी किस्मत के फ़ैसले ख़ुद करने पर कादिर हो। ये जिनको मैसर होता है वो ज़िंदा कौमें बन सकती हैं। ज़िंदा कौमें बनने के लिए
सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जब इक़्तिदार आपके पास हो, ताकत आपके पास, तो हमारा मूल्यांकन हमें हर वक्त अपने आप करना चाहिए, अपना तज्ज़िया हर वक्त करना चाहिए कि हम उस दौर से इस दौर तक पहुँचने में जो हमने लंबा सफ़र तय किया है, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या। और मैं समझता हूँ हर ये मौका 15 अगस्त या 26 जनवरी हो, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। जैसे आप ईद मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, लेकिन ये राष्ट्रीय पर्व हैं। इसके ऊपर जहाँ खुशी हम मनाते हैं, वहीं पर हमें तज्ज़िया भी करने की ज़रूरत है कि हमें किन किन फील्ड में, किन किन जहतों में अभी काम करना बाकी है, काम करने की ज़रूरत है कि हम तरक्की याफ्ता कौम कहला सकें और दुनिया में अपनी उन तमाम अज़मतों के साथ जी सकें जो हमारे माजी के साथ जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान दुनिया का अजीब व गरीब मुल्क है। यहाँ पर जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जितने मकातिब फ़िक्र के लोग रहते हैं, जितने नज़रियात के लोग रहते हैं, जितनी दातों के अंदर ये यहाँ पर दातें रहती हैं, तो इतना विभिन्नताओं का देश दुनिया में कोई नहीं है जैसा कि हिंदुस्तान है। मगर इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये तमाम इख्तिलाफ़ात के अंदर भी अपने एक इत्तेहाद की शान रखता है, अपने एक इत्तेहाद की पहचान रखता है। तो उसको मजबूती के साथ कायम रखना, जो सदियों से हमारी हिंदुस्तान की उस मुश्तरका तहज़ीब या साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली जो इतिहास है, उसको और रोशन करके पूरी दुनिया के सामने पेश करना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो एक ऐसी दुनिया तामीर कर सके जिसकी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें उठें। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमारी इक़्तिसादी मसाइल हैं, हमारे समाजी मसाइल हैं, हमारे सकाफ़ती मसाइल, वो सब अपनी जगह पर हैं, मगर जब हमारी सोच पूरी दुनिया की तरफ चलती है तो फिर वहाँ पर हम पूरे एक हिंदुस्तानी की हैसियत से सोचें, समझें चीज़ों को। और जो सबसे बड़ी बात है वो आज के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना जायज़ा लेने में, अपना असेसमेंट करने में, अपने आप को तोलने में जो सबसे हम आज के वक्त ज़रूरत है वो है हमें एक ऐसा कौमी किरदार डेवलप करने की, एक ऐसा ऐसे चरित्र का निर्माण करने की ज़रूरत है, और जिसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए कि हमारे बच्चे जिन संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं, जिन संस्कारों को लेकर जीते हैं, जिन संस्कारों को लेकर जीवन गुजारते हैं, तो उसके अंदर उसके ऊपर पूरी छाप हमारे उन बुज़ुर्गों के संस्कारों की होना चाहिए जिन्होंने अभाव में जीकर भी जीवन के मूल्यों को कभी भी कम होने नहीं दिया। आज का दौर तरक्की का दौर है, और आप देखते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक ये सारा जितना भी डेवलपमेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने दुनिया को कहीं से कहीं पहुंचा दिया है। और इस वक्त और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी उन कदरों को न भूलें, उन वैल्यूज़ को न भूलें जिनकी वजह से हम पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि घर घर, मैं बहुत खाकसार सा आदमी हूँ, लेकिन मेरी लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों के अंदर वो चरित्र निर्माण के वो तमाम असबाब मुहैया कराएं जो किसी नेशन को बड़ा बनाते हैं। हमारा हर इंडिविजुअल, हमारा हर प्राणी जो भी इस देश के अंदर सांस लेता है, वो पूरी एक किरदार है, एक कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर जो है, अगर हमारी उन सारी कदरों को मतलब निभाते हुए चलता है, तो मैं समझता हूँ कि उसी से पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है, वो बनता है। हर इंडिविजुअल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, अहम है। हर आदमी को अपनी जगह पर अपनी ज़िम्मेदारी को समझना पड़ेगा। अगर हर आदमी अपनी उस ज़िम्मेदारी को नहीं समझेगा तो मैं समझता हूँ कि मुआशरे को हम वैसा नहीं बना सकते जैसा हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था। आज हमें ये जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ देकर देश को आज़ादी दिलाई थी, तो क्या उसका मुस्तकबिल सोचा था। उनकी जो मुस्तकबिल की या भविष्य की सोचें थीं, उनके अनुरूप बनाने की कोशिश मैं समझता हूँ कि इन राष्ट्रीय पर्वों पर हम में से हर आदमी को उन कोशिशों के बारे में सोचना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपने कहा भी है कि हिंदुस्तान जो है वो महसूस करने की चीज़ है,
कई ऐसे मिसालें भी आपने दी, जैसे एक आपने पढ़ा भी था शेर कि एक गांव की बुढ़िया जब मेरी कार से टकराई। तो ये वाला जो फ़लसफ़ा आपका है, जो रूह आपने महसूस की है हिंदुस्तान की, वो किस तरह से, जैसे लोग भी एक उस तक जो हिंदुस्तान की वाकई एक आत्मा है, जो उसको कैसे वो कर सकते हैं? जैसे मैसेज तो सब तरफ से आता है और हमारी जो ड्यूटियाँ भी हैं हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, वो होनी चाहिए, लेकिन जो एक युवा हैं उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं, जैसे आपने ये शेर पढ़ा या इस तरह की कोई और ऐसी गज़ल जिससे एक मैसेज जा सकता हो। देखिए आप असल में एक किसी मौका, कोई मौका आता है, कोई शेर निकल जाता है, कोई चीज़ हो जाती है और उससे लोग सबक भी लेते हैं, पसंद भी करते हैं, वो तो एक अपनी जगह पर बात है। मेरा सारा जोर आज के दिन चरित्र निर्माण अभियान पर है। मैं जो चीज़ महसूस कर रहा हूँ, यानी अब आपको थोड़ा सा तफसील में बताना चाहता हूँ। अगर किसी दुकान के ऊपर बेईमानी हो रही है, मिसाल के तौर पर कम तोला जा रहा है, तो ये एक आदमी का, दो आदमियों के बीच का मामला नहीं है, ये पूरे समाजी संतुलन के बिगड़ने की बात है। अगर मैं झूठ बोलकर कोई कारोबार चला रहा हूँ, अगर मैं भ्रष्टाचार करके जनावेली अपनी बिल्डिंगें बना रहा हूँ, अगर मैं किसी को धोखा देकर कारोबार को अपने 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 हितों को तो ये जो स्वार्थ का मामला है, ये इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि जब तक इसके ऊपर अंकुश नहीं लगेगा, बल्कि महसूस नहीं करेंगे हम कि हम ये गलत कर रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उनको हम देखते रह जाते हैं और उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। तो चरित्र निर्माण का मामला जो है, वो ऐसा नहीं कि आप बेटे को सिखा दें, आपको कर्म करके दिखाना, आपको सारी सच्चाइयाँ, सारी दयानतदारी, सारी ये आपका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन होगा। अगर आप ईमानदारी से जी रहे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप बेईमानी से जी रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आप नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप उसका देखिए, आज हम दूसरे मुल्कों की जाके तारीफ़ करते हैं कि जब वहाँ पर साहब क्या चीज़ है कि साहब अगर उन्होंने उसमें बाज़ार के अंदर जो बॉटल रखी हुई उसको उन्होंने लिख दिया कि 4% इसके अंदर फैट है, तो 4% होगा, वरना वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर आप उसको गलत साबित करें। ये चरित्र निर्माण का मामला जो है, ये घरों से चलना चाहिए और घरों में बच्चों के साथ। मैं तो बच्चों को भी आमादा करता हूँ, मैं बोला भी हूँ कहीं स्टेज पे, मैंने कहा जिस दिन बच्चों तुम खड़े होगा इस बात के लिए कि पिताजी ये आप की तनख्वाह तो है 50,000 रुपये महीने, या आप 1.5 लाख रुपये का टीवी कहाँ से लाएँ, मैंने कहा उस दिन उनको एहसास होगा कि मैं कहीं गलती करूँ। वरना तो दौड़ में ऐसी आदमी दौड़ रहा है कि उसको ये तमीज़ ही ख़त्म हो गई कि सही क्या है, गलत क्या है, बेईमान क्या है, ईमानदारी क्या है, भ्रष्टाचार क्या है और जनाबली सच्चाई के साथ चीज़ें हैं वो क्या। जब तक हमारे इस पूरे समाज से ये तमाम चीज़ें, और देखिए हमारे लोग थे, मैं फिर कहता हूँ आपसे, हमने वो बुज़ुर्ग देखे हैं जो खुली चारपाई के ऊपर लेटा करते थे, गाड़े का जनाबेली धोती पहनते थे, गाड़े की बनियान पहनते थे, लाठी लेके चलते थे समझा, और उसके ऊपर तेल लगाते थे, लेकिन उनको ख़रीदने वाला पैदा नहीं हुआ था। अगर वो बिकाऊ होते तो अंग्रेज़ 200 साल 400 साल तक आज़ादी दे के नहीं जाता। एक आदमी नहीं ख़रीदा जा सका। मतलब वो जनरेशन थी हमारी, हमारे बुज़ुर्ग तो यहाँ तक लाए थे। वही हमारे बुज़ुर्गों का ख्वाब है कि हमारे आइंदा आने वाली नस्लें, आज़ाद हिंदुस्तान की नस्लें जो हैं, उनके रास्ते पर चलें, सीधा सच्ची ज़िंदगी गुजारने के लिए सादगी के साथ गुजारें, ज़्यादा वैभव व शान शौकत के पीछे ना। ये तो वेस्टर्न कल्चर ने जनाबेली हमको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। अदरवाइज़ हमारे लोग सादा पहनते थे, सादा खाते थे, सादा जीते थे, मगर विचार बहुत ऊंचे रखते थे। वो हमारे विचार कहाँ गए जब हमारे घरों के अंदर ईमानदारी का वो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। तो फिर आप ये समझिए कि हम देश का नुकसान कर रहे हैं। वो आप एक आदमी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारा पूरा समाज जो हो रहा है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो तो हमारे देश पे असर पड़ रहा है उसका। तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज के दौर में, अब मैं पता नहीं, मैं जब बोलने पे आता हूँ तो मैं जज्बाती सा भी हो जाता हूँ, तो मेरा दिल ये इस बात के लिए दुखता है कि हमारे नई जनरेशन को मैं बार बार आमादा करता हूँ कि तुम खड़े हो इस काम के लिए कि हमारे पास चरित्र निर्माण का सिलसिला एक बड़े पैमाने पर छिड़ना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए कि अगर हम
बड़ा हिंदुस्तान बनना चाहते हैं तो हमारे विचार, बड़े विचार जो है हमारे कर्म का हिस्सा हो, जुबान का हिस्सा ना हो, सिर्फ बयान की बात ना हो, हम कर्मों के हिसाब से अपने उन सारे मूल्यों को जिए, मौलिकताओं को जिए, तब मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद होने का हक अदा कर पाएंगे। मैंने दिए हैं छोटे छोटे टिप्स आए हैं मेरे यहाँ। मैंने कहा एक जगह कि बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र, बात बढ़ जाती तो खोटा होता दोनों का सफ़र। मैं ही पीछे हट गया और उसको रास्ता दे दिया। टकराव कहाँ पैदा होता है? जिस वक्त आपके अहंकार बड़े हो जाते हैं और आपने अगर अपने अहंकार को दबा लिया, रास्ता साफ हो गया। ये देश पता नहीं कितनी तहजीबों को रास्ता देता रहा, समझा, और खड़ा रहा। दुनिया के किसी मुल्क को आप इसके मुकाबले में नहीं पेश कर सकते। तो मैं चाहता हूँ हमारे में से हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति जो भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, वो इन पहलुओं को ज़रूर गौर करने की कोशिश करे, जो हमें एक बड़ा किरदार अता करें, जो हमारा एक बड़ा चरित्र पैदा करें। और वो हमारा सबका चरित्र मिलकर वो हमारा कौमी किरदार, कौमी चरित्र होगा जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। जैसे आज़ादी के बाद कहाँ ये चीज़ वो हुई, जैसे हम कहाँ चूके कि आज हमें जो चरित्र निर्माण की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ रही है? मेरा ख्याल तो ये है कि ये तरक्कियाँ अपनी जगह, जो और सारी तरक्कियाँ वो बहुत सर्वमान्य हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पीछे रहे, बट चरित्र के मामले में मैं समझता हूँ इस पर ख़ास ध्यान होना चाहिए। और गली गली, शहर शहर, कस्बे कस्बे, मोहल्ले मोहल्ले कोशिशें होनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर भी और समाजी सतह के ऊपर भी, कि जो बुराइयां हैं वो हमारी नज़र अच्छाइयाँ न बने, बुराई बने। जो ये समाज वो था जो जनाबली, आपको मालूम है, ये इस समाज के पास प्रजातंत्र पैदाइशी है। आप कहेंगे, आप ताजुब करेंगे, डेमोक्रेसी तो आज दोहराई जाती है कि साहब इंग्लैंड में शुरू हुई और वहाँ से वहाँ पहुँची है, वहाँ से यहाँ पैदाइशी है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा कर देखें तो पुराने 10-10, 15-15 देहातों में एक हमारे यहाँ मुखिया, एक जनाबली आदमी तय कर दिया जाता था, मगर चरित्रवान होता था। 15 गांवों में उसको मान्यता इस बात के लिए मिलती थी कि उसका कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाए। उसके बाद लोग फैसले के लिए पहुंचा करते, जो वो कह देता तो मान्य हो जाता था। तो आपने तो इलेक्शन का काम पहले से किया हुआ है, मगर वो चरित्र के बेसिस पर होता था। आज इलेक्शन वोट के बेसिस पर होता है, उस वक्त चरित्र के बेसिस पर आप 15 गांवों के आदमी को, मुखिया को तय कर दिया करते थे, वहाँ जाएंगे, वहाँ सही फैसला मिल जाएगा, बट उसके लिए कैरेक्टर इज नेसेसरी। तो मैं बार बार चरित्र, और मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका जो है वो हमारी नई जनरेशन, नई नस्ल को ये बताने की है कि सही रास्ता जो है हमारा, उसके ऊपर मुश्किलें ज़रूर आएंगी, उसमें आजमाइशें आएंगी, उसके अंदर आजमाइश होगी, उसके अंदर आपके इम्तहान होंगे, लेकिन वो सही रास्ता जो है वही हमें बलवान बनाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगा। तो ये धैर्य आएगा कहाँ से? देखिए, आएगा तो मुझे यकीन है, मैं आपको बताऊँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। आज के जिन हालात में आप देख रहे हैं कि जो तरक्की के नाम पर जो दौड़ मची हुई है और उसके अंदर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या घोटाले और क्या क्या चीज़ें सामने आ रही, सब चीज़ें मैं मानता हूँ, मगर मुझे ये भी यकीन है कि इस धरती के पास बड़ी क्षमता है, मतलब बड़ी सहनशीलता है, ये बर्दाश्त। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आप छोटे लेवल तक चले जाइए, बड़े, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर होता है कि नहीं, ये गलत है। जो गलत कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं अकेले में सोचता ज़रूर है, एक बात। दूसरी बात ये कि उसके नतीजे सामने आते हैं। लोग ये समझते हैं कि मैं गलत काम करके आप मुझे धोखा देके निकल जाएंगे, लेकिन जो वो ऊपर बैठा हुआ जिसने मुझे बनाया है, जिसने आपको बनाया है, उसकी नज़र से तो कोई चीज़ छुप नहीं रही है। और वहाँ पर जनाबी हर गलत काम का भी असर है, हर अच्छाई का जो है उसका इनाम है, हर गलत काम के लिए सज़ा है। तो वो जो है वो बात, अब हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्यों, हम अगर मिसालें, इतना आपका गुंजाइश नहीं होगी, हम मिसालें हमने ऐसे लोगों को देखा है कि बाहर से पता चला उनके पास दुनिया की कौन सी चीज़ नहीं है, लेकिन अंदर से वो कितने टूटे हुए, कितने दुखी हैं, और कितने वो मतलब ये कि हर वक्त अजाब में मुब्तला हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगता। तो कुदरत का निज़ाम परफेक्ट है।
कुदरत के निज़ाम से बच के कोई नहीं जा सकता। हम अपने आप ही कुदरत के निज़ाम का अगर साथ देने के लिए आ जाएँ तो हमारी आक़िबत भी समझ जाए और हमारी दुनिया भी समझ जाए। उसका तो हिसाब किताब उसकी तरफ से होगा। आपकी तरफ से आपका समाज इतना बड़ा समाज था, सदियों की तारीख उठाकर देख लीजिए कि यहाँ पर जनाब अली अगर नज़र से गिरा दिया तो आदमी समाज के गिर गया। आज आप महामंडित कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेंड है ये बदलना चाहिए और ये बदलेगा, ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान बहुत देर तक जो है वो डिसबैलेंस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको बैलेंस करना आता है, इसको संयमित करना आता है और ये इतनी खूबसूरती से करता है। अगर आप देखिए ना, आपके सामने मैं सियासी बातों पर बहस नहीं करता हूँ, लेकिन आपने सियासत में भी देखा होगा कि उसके यहाँ तवाज़ुन है और वो तवाज़ुन हिंदुस्तान अपने आप तय कर लेता है कि आपकी रस्सी कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक नहीं जाएगी। तो यहाँ की बड़ी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं को अपनाने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा दुनियावी नुकसान हो सकता है, मगर आपकी आत्मा को शांति तो जब भी मिलेगी जब आपका मन अंदर से संतुष्ट होगा। और इस संतुष्टि के लिए सात कोठियों की ज़रूरत नहीं है। ये हो कि आप पर किसी की तरफ से बोझ ना हो, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो। आपने जितना अपने आप को बर्दाश्त किया होगा उतनी ही आपको संतुष्टि है। और अगर आप अपने दायरे में रहकर सुकून हासिल करना चाहते हैं तभी आपको मंजिल मिल सकती है। और दायरे से बढ़ने की बात करेंगे, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का। ज़माना है ज़माने की निगाहों में ना आने का। ये जो एकदम से आदमी उबला पड़ रहा है मतलब ये खुद काबू में आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ की मिट्टी बहुत देर जाती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वतन के जियालों के वारिसों, आज़ादी वतन के जियालों के वारिसों, इस देश के भविष्य की अज़मत के रक्षकों, इस देश के भविष्य की अज़मत के रक्षकों, हिम्मत से अपनी जीतो कुछ ऐसे जहान को, हिम्मत से अपनी जीतो कुछ ऐसे जहान को, हैरत तके तुम्हारे परों की उड़ान को, हैरत तके तुम्हारे परों की उड़ान को, ले जाओ उस बुलंदी पे हिंदुस्तान को, ले जाओ उस बुलंदी पे हिंदुस्तान को, दुनिया करे सलाम तिरंगे की शान को।